सरकार का काम है उसको खाना देने का, इसी तरह से हम कानून बनाएंगे राइट टू हेल्थ केयर कि उसे मुफ्त। हम इसमें ये यकीन नहीं करते हैं कि जो कई जो अमेरिका और बरतानिया हमसे बताते थे कि हमको मुक्त कराओ इस इंश्योरेंस से, आप कैसे करते हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी इंश्योरेंस के रास्ते पे चले गए और वो इंश्योरेंस वाला कामयाब विदेश में नहीं हुआ, यहाँ सवाल नहीं है। इसलिए वो रास्ता अपनाने के बजाय हम फ्री डायग्नोसिस, फ्री इलाज, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, सब कुछ मुफ्त हॉस्पिटल्स में करेंगे। बहुत हॉस्पिटल्स हमारे वक्त में शुरू हुए हैं जो अभी तक ये न कंप्लीट किए और न कहीं इन्होंने शुरू किए, उनको भी कंप्लीट करेंगे और नए हॉस्पिटल्स, नए एम्स, नए इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे। एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन को हम पहली क्लास से और 12th क्लास से फ्री कर रहे हैं और कंपलसरी कर रहे हैं। कंपलसरी सबसे बड़ी ज़रूरी है। एजुकेशन तो कई राज्यों में फ्री है लेकिन कंपलसरी नहीं किया है। और उसके साथ साथ ही GDP का 6% हम बाय द एंड ऑफ 5 ईयर हम बजट इतना बढ़ाएंगे जो GDP का 6ठा हिस्सा होगा। GDP का हिस्सा हम हेल्थ पर भी एलोकेशन अपनी बढ़ा देना। वुमेन्स सेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा किसान के बाद और यूथ जो अनएम्प्लॉयड रहे, उसके बाद अगर कोई सफ़र हुआ तो हमारी बहनें, बहू, बेटियां हुई। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन लगातार 4 साल से केंद्रीय मंत्रालय में जो बच्चियों के लिए एजुकेशन है, लड़कियों के लिए एजुकेशन है, 20% अनस्पेंड रहा। 20% हर साल स्पेंड ही नहीं हुआ। जब आप स्लोगन देते बच्चे पढ़ाओ तो आपको तो एक्स्ट्रा लगनी चाहिए थी पैसा, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे वक्त से एलोकेशन होती थी उसमें भी मोदी साहब 20% हर साल खर्च नहीं कर पाए, तो इसलिए वो वंचित रहे शिक्षा से भी। और फिर दूसरा वादा किया था बेटी बचाओ, और जितने बेटियां इस सरकार में दुखित रहे, जितने बेटियों का बलात्कार इस सरकार में हुए, रेप हुए, 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, तो वो स्लोगन एक खोखला स्लोगन था। इसलिए हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम कई मल्टी प्राउंड स्ट्रेटजी कर रहे हैं। सबसे यह है कि उनकी आवाज़ इस देश के पार्लियामेंट में और इस देश के विधानसभाओं में जब तक नहीं गूंजेगी तो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। हम सरकार में आते ही 30 जो पहला बजट होगा, पहला सेशन होगा, उसमें 33%, 33% रिजर्वेशन लोकसभा में महिलाओं के लिए रखेंगे और देश के विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए इलेक्शन लड़ने के। तो अगला पार्लियामेंट जब होगा तो मुझे नहीं मालूम कि किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं किस महिला के लिए लोकसभा के लिए वोट मांगने आऊँगा जम्मू कश्मीर में, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। और किस किस विधानसभा में हम अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए वोट मांगने के लिए आएंगे। ये बहुत हमारे कंट्री के लिए, महिलाओं के लिए सबसे एक फॉरवर्ड क्रांतिकारी स्टेप है। और उसके लिए उसके बाद हम सेंट्रल गवर्नमेंट में 33% रिजर्वेशन रखेंगे एम्प्लॉयमेंट, नौकरी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 33% हम रिजर्वेशन रखेंगे पोस्टों में। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है और उम्मीद है कि उसके बाद राज्य सरकार भी इसकी तरफ बढ़ेंगे। और एक दूसरा हम लेजिस्लेशन बनाएंगे कि एक अलग सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हम बनाएंगे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसकी अभी मैंने जिक्र किया, बलात्कार होता है, दूसरा छेड़छाड़ी होता है, तंग करते हैं वुमेन के, बहुत किस्म के दुश्वारियों से हमारी बहू बेटियों को गुजरना पड़ता है, उनका क्राइम होता है। लेकिन क्राइम एजेंसी स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पे एक ही होती है और वो हर किस्म की इंक्वायरी करते हैं और वो प्राथमिकता मिलती नहीं है हमारी बहनों को। इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट एजेंसी बनाएंगे
जो सिर्फ जो हीनियस क्राइम हुआ है अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसी की इंक्वायरी करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है एम्पावरमेंट ऑफ हमारे बहनों के लिए। दलित और आदिवासी के लिए हम जो बैकलॉग है वो SC, ST और OBC का जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो 12 महीने के अंदर हम उस बैकलॉग को भर देंगे। और हम ये भी प्रॉमिस करते हैं कि वी विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन है पोस्ट प्रमोशन में SC और ST और OBC के लिए उसमें रिजर्वेशन होगा। और इसीलिए हम जो प्राइवेट सेक्टर हैं हायर एजुकेशंस के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें भी रिजर्वेशन होगी SC, ST और OBC। राइट जो हमने फॉरेस्ट एक्ट बनाया था पार्लियामेंट में 2006 में SC शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए उसको और उस मिशन को भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। सिटीज़ और अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग देंगे। और मैं एक जगह पीछे भूल गया कि देहात में आज ज़मीन बहुत कम रही है। देहातों में उनके पास ज़मीन नहीं है घर बनाने की, तो देहातों में भी और शहरों में भी जिसके पास देहात में जिसके पास ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, उसको ज़मीन का टुकड़ा दिया जाएगा घर बनाने के लिए। और शहरों में राइट टू हाउसिंग का हम एक हर इंसान को घर होना चाहिए, ये अनिवार्य होगा। और जो प्रोटेक्शन दी जाएगी, जो इविक्शन आर्बिट्रेरी हो जाता है किसी को, उसके लिए भी कानून बनाया जाएगा। स्लम अपग्रेडेशन के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी बहुत सारी स्कीमें बनेंगी। ये इस तरह की कुछ स्कीमें ये नेशनल पूरी कंट्री के लिए हैं। मैं आखिर में 1 मिनट में जम्मू कश्मीर में आ जाता हूँ। कांग्रेस पार्टी इस बात को गौरव भी है, हमें फख्र भी है हमें, और हमें रिकग्नाइज भी करते हैं कि जिन आला हालात में 26 अक्टूबर 1947 का एक सेशन हुआ जम्मू कश्मीर में और आर्टिकल 370 वजूद में आया, वो सबको मालूम है। और उस दिन से ही इस स्टेट की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि डायलॉग ही एक रास्ता है जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोगों की जो एस्पिरेशंस है उसको पूरा करने और एक इज्जत वाला ऑनरेबल सोल्यूशन निकाले जो तीनों खित्तों को सेटिस्फाई करेगा। और वो डायलॉग ही एक रास्ता है। हम लोगों ने ये तय किया है कांग्रेस पार्टी ने कि हमारी 2 किस्म की पॉलिसी होगी, 2 pronged स्ट्रेटजी होगी हमारी। एक तो हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी बॉर्डर की सुरक्षा के साथ, और इन्फिल्ट्रेशन किसी किस्म की इजाजत नहीं दी जाएगी। और दूसरा ये होगा कि बड़ी ईमानदारी के साथ हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के दिल जीतने का प्रयास करें। हम डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसको देख लेंगे कि जहां हमारी इस वक्त बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन, ये दूसरी बात है कि हमारे वक्त में जब उमर साहब के साथ हमारी गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, यूपीए गवर्नमेंट, बॉर्डर्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। 2014 में हमने जब हुकूमत छोड़ी तो मिनिमम इन्फिल्ट्रेशन न होने के बराबर इन्फिल्ट्रेशन थी, और आज 4 साल 5 साल मोदी साहब की सरकार के बाद मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस और सीआरपी और सीआरपीएफ की अधिकतर हम बॉर्डर पे रखेंगे
ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना आए और जो वो आतंकवादी ना आए। और वैली की जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर, वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है पूरी कंट्री में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोल जो होगा वो स्टेट पुलिस का होगा। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो जम्मू कश्मीर है में है 30वां साल चल रहा है। 90 में ये शुरू हो गया था और आज 19 में एग्जैक्टली मैं गिन रहा था, 90 को मिलाकर 30 साल चल रहा है। ये बहुत लंबा अरसा है। पंजाब में भी हमने ये एक्ट लगाया था, लेकिन 14 साल के बाद उसको हटा दिया। कई और स्टेटों में भी लगा था, लेकिन कुछ अरसे के बाद हटा दिया। लेकिन अब यहाँ बराबर ये 30 साल से लग रहा है। हाँ, कई लोगों को बट सैडिस्ट प्लेजर हो जाती है, उसको मैं सैडिस्ट प्लेजर कहता हूँ, कि वो कहते नहीं बराबर लगना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके इफेक्ट्स देखे नहीं है ना, वो दूसरे पर इफेक्ट होता है, तो उसमें सैडिस्ट प्लेजर हो जाता है हमारे दो देश के लोगों में कई। लेकिन असली हकीकत ये है कि ये एक्ट ठीक है, देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको रिव्यू करेंगे कि जिससे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पूरे पावर्स होंगे मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स भी ना हो। और अगर कोई कहेगा कि ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं, तो मैं चीफ मिनिस्टर गवाह हूँ उसका। मैंने खुद 3 कब्रें खुलवा दी थी, और जिनका 1 महीने पहले पुलिस ने J&K पुलिस ने, मैंने कल भी बताया कि भाई आप आर्मी पर आरोप लगाते हो, तो मैंने तो J&K पुलिस वाले ही 13 आदमी पकड़े थे कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हमने पाकिस्तान ट्रेंड 3 आदमियों को मार दिया। तो वो थे जिन्होंने पाकिस्तान किया, उन्होंने जम्मू भी नहीं देखा था। तो जब वो लाल चौक में एक बनहाल का था, एक कोकरनाग का था, एक शायद बांडीपुरा का था, रेडी चलाने वाले, वो 16 साल से रेडी चला रहे थे। और रेडी चलाने वालों ने कोई 100 लोगों ने पुलिस को दी थी कि हमारे 3 रेडी वाले 15 दिन से गायब हैं, आते नहीं हैं, और घर वाले उनको पूछते वो कहाँ गए, और वो 16 दिन से नहीं। तो हमने जब उसको निकाला, मैंने उसकी खुद तफ्तीश की, तो मैंने वो कोरिलेट किया जिस दिन वो 3 आदमी मारे गए थे और जिस दिन ये 3 गायब हो गए थे। तो और मैं आइडेंटिफाई किया था कि वो जो 3 मारे गए थे जिनको पाकिस्तानी कहा गया था, वो कहाँ कब्र है। तो इनके पेरेंट्स को जब बुलाया तो वो ये लड़के थे। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, एक जिम्मेदारी की बात कहता हूँ। और वो जेल में है 12 आदमी 13 आदमी, एक हमारे मेरे डिस्ट्रिक्ट का है और बाकी 11 आदमी कश्मीर के हैं और मुस्लिम्स कश्मीर। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। अगर सैडिस्ट प्लेजर किसी को होता है कि भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, तो पाकिस्तान के नाम पे हम लाल चौक से 3 मजदूरों को उठा के उनको मार दें और इनाम लें, आई डोंट थिंक किसी भी इंसान को इस तरह की सैडिस्ट प्लेजर लेनी चाहिए। हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, फौज हमारी देश के लिए कुर्बानी देती है, उनको हम सल्यूट प्रणाम करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस देश के लिए कुर्बानी देते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। स्टेट पुलिस के लोग भी मरते हैं, PSO मरते हैं, हम उनके भी ऋणी हैं। लेकिन साथ साथ अगर कोई आदमी इनाम लेने के लिए लाल चौक से 3 मजदूरों को उठाएगा और कहेगा पाकिस्तानी मिलिटेंट मरे और मुझको प्रमोशन मिले, मेरे ख्याल में वो इंसानियत के खिलाफ है। तो किसी भी हुकूमत को, किसी भी मीडिया पर्सन को, किसी भी धर्म के आदमी को इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, उसमें कोई शक नहीं है, अटूट अंग रहेगा। और हम सत्ता में आने के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स से, जितने भी हैं, अब कौन पूछेगा कौन स्टेक होल्डर्स, वो सबको मालूम और डिपेंड करता है। हमने जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो उस वक्त हमने शुरू की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस प्रधानमंत्री जी ने अटेंड करी थी और प्रिजाइड ओवर करी थी। उस वक्त 27 पार्टीज के लोग, इवन पनून कश्मीर के 2 ग्रुप थे, उन्होंने भी आया। उस वक्त भी हमने हुर्रियत को दावत दी। तो हुर्रियत को छोड़कर जितने भी हुज हु लद्दाख से लेकर और जम्मू कश्मीर और राजौरी पुंछ तक जितने सेट्स हैं, गुजर, बकरवाल, डोगरी सभा, गुजर सभा, ये सब उसमें थे और हिस्सा बने थे।
तो हम प्री कंडीशन बात करेंगे। जब हम कंडीशन रखते हैं तो आधे लोग बहाना मिलता है, उनको एक्सक्यूज मिलता है कि भाई हम इसलिए नहीं जाएं, आपने प्री कंडीशन। इसलिए कोई किसी को बहाना करने की जरूरत न पड़ेगी। हमारी जब हम टॉक्स करेंगे, जब बातचीत करेंगे, तो हम बगैर किसी कंडीशन के बातचीत शुरू करेंगे। और जब बातचीत शुरू करेंगे तो तभी तो पता चलेगा कि कौन क्या कहता है। फिर वो सरकार का काम है उनको सेटिस्फाई करना या अपनी टर्म्स पे लाना। लेकिन शुरू में ही प्री कंडीशन रखने के साथ शुरू में ही वो टॉक्स फेल हो जाती है और वो इसी कारण वो आगे नहीं पहुंच पाती है। उसके लिए हम 3 इंटरलॉक्यूटर्स सिविल सोसाइटी के लेंगे। हमारे पास पुरानी भी रिपोर्टें पड़ी हैं, उन पुरानी रिपोर्टों को देखकर और अगर कुछ इसमें जब प्री कंडीशंस बात होंगी उसको इनकॉर्पोरेट करके उसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। जब यूपीए गवर्नमेंट ने 3 बड़ी स्कीमें की थी, उड़ान की, हिमायत की और उम्मीद की, तो ये इनको दोबारा चालू किया जाएगा। और पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद अगर हमारी सरकार बनी तो हम जम्मू कश्मीर में तुरंत फ्री और फेयर इलेक्शन करेंगे। और जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं और ट्रेडर हैं जो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए या बिजनेस करने के लिए है, उनको पूरी प्रोटेक्शन उन राज्यों में अनिवार्य की जाएगी। दूसरों का देखा करो ना, एक ही लाइन में हो।